Hello friends, this is Dr. Rishikesh Tiwari. I welcome you all on the online session organized by the Sian Academy. हम सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज से हम जो है 12th के सिलेबस को 12th बायोलॉजी के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले यूनिट से स्टार्टिंग करेंगे। पहला यूनिट सब जैसा कि पता है हम सबको कि कुल 4 जो है चैप्टर उसमें हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। सेकेंड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन और फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो आज पहला टॉपिक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, जिसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड जो है जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं, और कैसे वो प्रोसेस, कौन से ऑर्गन्स हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। इन सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज से हमारा जो वीडियो लेक्चर का सीरीज है वो क्लास 12th के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th की सीरीज को स्टार्ट कर लिया था। 11th में हम यूनिट 3 से बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जहां पे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आज प्रोटीन को कंप्लीट कर लिया है। और अगला 2 टॉपिक बचा हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स में, एक जो है न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। तो आज के चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करें तो देखते हैं कि यहाँ पे गैमेट जो है का रोल होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होना है। गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो है क्या होता है कि जो हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फिर जो है गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है जो है मीटिंग के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो टेस्टिस एंड ओवरी है। मेल के अंदर जो है, यहाँ पे मेल में ये टेस्टिस है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है टेस्टिस होता है, और फीमेल के अंदर जो है ओवरी पाया जाता है। जो टेस्टिस है उसके बारे में अगर हम देखें तो टेस्टिस जो होता है स्टार्ट में जब जो है मेल का डेवलपमेंट, मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होने लगता है तो टेस्टिस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में इसका डेवलपमेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी से एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है? टेस्टिस डिसेंड कर जाता है थ्रू इनगुइनल कैनाल। जिस पासेज के थ्रू ये डिसेंड करता है, मतलब कि एक कनेक्शन है ये बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल सैक, जहां पे टेस्टिस का फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल लोकेशन माना जाता है, उसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो वहां पे मूवमेंट करता है कहां से? एब्डोमिनल कैविटी से थ्रू इनगुइनल कैनाल। इनगुइनल कैनाल के थ्रू ये डिसेंड कर जाता है, तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है। पहले वो एब्डोमिनल होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है, बाद में ये डिसेंड कर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। तो टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब आउटसाइड द एब्डोमेन होता है और इन द स्क्रोटल सैक होता है। इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओवरी जो होता है वो एब्डोमिनल होता है। फ्रॉम जो है फॉर्मेशन टू जो है एंड तक ये एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, फीमेल के एब्डोमेन्स में होता है। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों पेयर्ड होती हैं। 2 टेस्टिस होता है और 2 ओवरी होता है, दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। इसमें सारे पैसेज आते हैं। जैसे मेल के अंदर हम लोग देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पैसेज जो होता है वो देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेप्टम्स पाए जाते हैं, डिविजन्स पाए जाते हैं, और ये डिवीजन के थ्रू लोब्यूल का फॉर्मेशन करता है।
मतलब इसको हम लोग लोब्यूल्स कहेंगे। तो ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से 3 होती है इस हर लोब्यूल्स के अंदर, और लगभग हर टेस्टिस में 750 से 1000 जो है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला जो है पासेज हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वहां पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया, जिसको आगे हम जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कैसे प्रोसेस ऑफ जो है स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो साइट है, वो जगह है जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म जैसे फॉर्म हो जाता है, मतलब पूरी कंप्लीट कर लेता है अपनी प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसके बाद स्पर्म क्या होता है, आता है जो है रीटी टेस्टिस रीजन में। रीटी टेस्टिस बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत सारी स्पर्म मतलब की ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सारी यूनाइट करके 20 से 30 जो है पतली ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनको हम लोग एक जो है सेंटर पार्ट में जहां पे प्रेजेंट होती हैं इनको हम लोग कहते हैं रीटी टेस्टिस कहते हैं। रीटी टेस्टिस फिर से जो है 10 लगभग उससे कम संख्या की ट्यूब्यूल नलिकाओं में बदल जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं वास एफरेंसिया कहते हैं। तो ये पासेज है, ये पासेज होता है जिसके थ्रू जो है स्पर्म बनने के बाद ये कौन कौन से रास्ते से फाइनली जो है एग्जेकुलेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखते हैं। तो वास जो है रीटी टेस्टिस से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आएगा रीटी टेस्टिस में, रीटी टेस्टिस से आएगा वास एफरेंसिया में, वास एफरेंसिया से जो है इपिडिडाइमस में टेस्ट जो है आ जाता है स्पर्म। इपिडिडाइमस में एक स्टॉप पॉइंट माना जाता है स्पर्म का। स्पर्म अगर यहाँ रहता है तो ये जो है मैच्योर हो जाता है और मोबिलिटी गेन करता है, तो मतलब फंक्शनली एक्टिव हो जाता है। कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। तो अगला पार्ट हो गया एपिडिडाइमिस जो है, तो ये 3 पार्ट में भी डिवाइड होता है। तो कॉप्यूट होता है सबसे ऊपर वाले पार्ट को, इंटीरियर को, इसके बाद मिडिल पार्ट, इसके बाद काउडा मतलब टेल पार्ट होता है। टेल पार्ट से क्या होता है, एपिडिडाइमिस के टेल मतलब काउडा एपिडिडाइमिस से ये निकलता है जब ट्यूब्यूल सिंगल नलिका से होकर के, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, एपिडिडाइमिस का रीजन हाईली क्वाइल्ड होता है, जबकि जहां काउडा एपिडिडाइमिस से जब निकलता है तो ये सिंगल डक्ट और स्ट्रेट डक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। तो वास डिफरेंस से होते हुए ये सेमाइनल वेसिकल में जाएगा, जहां की यहाँ दिख रहा है ये स्वेलिंग पार्ट जो होता है सेमाइनल वेसिकल होता है, सिंगल है। सेमाइनल वेसिकल से फिर ये जो है आपका जो है एक्जेकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये एक्जेकुलेशन हो जाता है इसका। तो ये जो पासेज है रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत ये सारे पासेज आ जाते हैं। और मेल में ऐसा होता है, फीमेल में भी पासेज होता है। जैसे देखते हैं कि जो भी ओवम बनता है वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाता है। यूट्रस जो है में पहुंचने के बाद यूट्रस फिर वेजाइना जिसको कहते हैं वो है, सर्विक्स है, उसके वेजाइना वेजाइना है। तो ये सारी पार्ट जो है इस पैसेज में आ जाता है, इसके आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाता है। तो पहला हमने देख लिया गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है पैसेज ऑफ गैमेट। अब कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो टेस्टिस को अलग अलग तरीके से जो है मोबिलिटी या अटैचमेंट जो भी प्रोवाइड करता है या टेम्परेचर रेगुलेशन का पार्ट मेंटेन करता है, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो एक मसल्स होती है इनसाइड ऑफ द स्क्रोटल सैक पाया जाता है। स्क्रोटल सैक जो है एक तरह का एक कवरिंग है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। डार्क स्किन जो है कवरिंग कलर का होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो स्क्रोटल सैक के इनर साइड में, इनर लाइनिंग में एक मसल्स होती है जिसको डार्टस जो है मसल्स कहते हैं, एंड इसके साथ साथ स्पर्मेटिक फेसिया होती है, 2 मसल्स होती हैं। और ये दोनों मसल्स बेसिकली डार्टस मिलकर के ये क्या करता है कि हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का इन टेस्टिस ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन में। ठंडे समय में क्या होता है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर जो टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। और ये टेम्परेचर इसलिए होता है
क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए किसी के बॉडी में कोई बच्चा है, अगर उसके टेस्टिस जो एब्डोमेन में बना उसका टेस्टिस, वो अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है इनग्वाइनल कैनाल्स होकर के स्क्रोटल सैक में नहीं आता है, तो इसको कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिसको जो है मेडिकली कहा जाता है क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म कंडीशन अगर हो जाएगा, किसी बच्चे का टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं करता है स्क्रोटल सैक में, तो उसके जो है टेस्टिस के द्वारा जो है स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है। तो ऐसा बच्चा जो है स्टेराइल होता है। सर्जिकली जो है ऐसे बच्चे को सर्जिकली क्या किया जाता है कि टेस्टिस को डिसेंड कराया जाता है, सर्जिकल डिसेंडिंग जो है कराया जाएगा। तो स्क्रोटल के अंदर टेस्टिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, प्रॉपर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगली मसल जो होती है उसको कहते हैं क्रेमस्टर मसल्स। क्रेमस्टर मसल्स जो होती है, जो टेस्टिस होता है उसका आकार लगातार कम या ज्यादा बदलता रहता है, तो इसके एलिवेशन के लिए जिम्मेदार होता है। टेस्टिस के हेल्प करता है इन एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस का आकार चेंज करता रहता है, और जो है टेस्टिस अटैच करता है विद द स्क्रोटल सैक वॉल से। तो मतलब टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक की वॉल से अटैच रहता है, जिस मसल्स के द्वारा उसको गुबर्नैकुलम कहते हैं या मेसोबैरियम कहते हैं। मेसोबैरियम या गुबर्नैकुलम मसल्स के द्वारा ये क्या करता है, टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक वॉल से अटैच्ड रहता है। तो एक और मसल्स हो गई। टेस्टिस अटैच्ड विथ डार्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के डार्सल वॉल से मतलब बाहर की वॉल से अटैच रहता है। कौन सी मसल से? स्पर्मेटिक कार्ड से। तो अलग अलग जो है आपको याद रखना है कि पहला डॉर्टस और मतलब स्पर्मेटिक फेशिया, ये क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। क्रेमस्टर मसल्स क्या करता है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में मदद करता है। और टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक वॉल से जुड़ा रहता है, गुबर्नैकुलम या मेसोबैरियम से। और साथ ही साथ टेस्टिस अटैच्ड विद डार्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, वो स्पर्मेटिक कार्ड से। और इनग्वाइनल कैनाल क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन स्क्रोटल सैक एंड जो है एब्डोमिनल कैविटी, मतलब स्क्रोटल सैक एब्डोमिनल कैविटी को जोड़ने वाली कैनाल को इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का लूप होता है, इंटेस्टाइनल लूप जो होता है, इसी इनग्वाइनल कैनाल में आ जाता है, तो पेनफुल जो है रियलाइजेशन कराता है, जिसको इनग्वाइनल हार्निया भी कहते हैं। तो हार्निया बेसिकली रिलेटेड होता है इनग्वाइनल कैनाल के अंदर इंटेस्टाइनल लूप आ जाने से, जो कि लगभग जो है एपेंडिसाइटिस से जो है मेडिकली मिसनॉमर टाइप का हो जाता है, कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वेदर इट इज एपेंडिसाइटिस और इनग्वाइनल हार्निया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। प्लस टेस्टिस जो होता है, जो ये टेस्टिस है, ये बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर से कवर्ड रहता है। बाहर इसकी सबसे बाहरी कवरिंग जो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है। अब ट्यूनिका वेजाइनलिस एक ऐसा नाम है जो कि मिसनामर टाइप का लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है वेजाइना बेसिकली प्रेजेंट इन फीमेल होता है, तो ऐसा नाम दे देगा कि ये किसमें, मेल में कौन सा पाया जाता है, तो एक डाल देगा इसको, तो आपको लगेगा कि तो वेजाइना से रिलेटेड है, तो ये फीमेल पार्ट है। लेकिन ये एक्चुअल में मेल का टेस्टिस का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो पेराइटल और विसरल जो है लेयर से कवर्ड होता है। यह जो है लेयर जो होता है सबसे बाहरी लेयर होता है, जो पूरी टेस्टिस को कवर करता है, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देता है जहां से जो ब्लड वेसल्स जो है एंटर करती हैं, वही पॉइंट छोड़ करके पूरे टेस्टिस को कवर करके रखता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक फाइब्रस लेयर होता है, जो पूरे टेस्टिस को ये भी कवर करता है। साथ ही साथ ये सेप्टम या लोब्यूल्स का भी फॉर्मेशन टेस्टिस में करता है। सेप्टम या लोब्यूल्स, जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और तीसरा लेयर जो होता है सबसे इनरमोस्ट लेयर है, जिसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जैसा कि नाम है, वेस्कुलर सप्लाई है इसके अंदर, ब्लड सप्लाई है, तो वेस्कुलर नेचर होगा, ब्लड सप्लाई नेचर होगा। और ईच जो है लोब्यूल के अंदर जो है ये लोब्यूल बनाएगा, सेप्टम और लोब्यूल बनाएगा। और ईच लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ल्यूमेन होगा, उसकी जो है लाइनिंग्स में जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है, और उसी से जो है स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है।
लेकिन साथ ही साथ इस लोब्यूल के अंदर बीच बीच में ये ब्लैक कलर की सेल्स भी पाई जा रही हैं, जिनको हम लोग सेल्स ऑफ लेडिक कहते हैं। सेल्स ऑफ लेडिक जो होता है हार्मोन्स बनाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। हार्मोन्स जो बनाता है एक पावरफुल एंड्रोजन है। इसका बड़ा क्लास देखेंगे तो ये एंड्रोजन होता है और एक पावरफुल एंड्रोजन जिसका नाम टेस्टोस्टेरॉन है, जो किससे बनता है, सेल्स ऑफ लेडिक से बनता है। और इसके लिए स्टिमुलेशन कहां से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन्स बनाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ जीएनआरएच ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसका नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इन सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इन सेल को सेल्स ऑफ लेडिक भी कहते हैं। ये सेल टेस्टोस्टेरॉन बनाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH, और जो इंटर्न इन्फ्लुएंस होता है GnRH ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो एक तरह से फीडबैक जो है कंट्रोल होता है इसके ऊपर, आगे हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा हो गया सेल्स ऑफ लेडिंग, ये सारे कवरिंग हो गया। ट्यूनिका एल्बुबेजेनिलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सेल्स ऑफ लेडिंग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, रीटी टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमस होता है, वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंस, ये सारी चीजें आपने देख लिया सेप्टम के साथ। अब ये जो है जो डायग्राम आपको दिखा रहा है, ये डायग्राम क्या है कि बेसिकली दो टेस्टिस प्रेजेंट है, दोनों टेस्टिस से निकला हुआ फाइनली ये हमारा जो है क्या है, जो है आपका एपिडिडाइमिस का रीजन है। यहाँ पे कहीं टेस्टिस का रिटी टेस्टिस पार्ट होगा जो कि जा करके वास डिफरेंसिया, फिर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस दोनों साइड से एक एक होता है, पेयर्ड जो है डक्ट होती है, जो जा करके जो है एक जो है एम्पुला मतलब स्वेलिंग पार्ट जिसको एम्पुला कहते हैं उसमें खुलता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है ओपन होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे पढ़ेंगे एसेसरी जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के रूप में आता है। ये क्या मतलब सिंथेसिस का पढ़ेंगे कि ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मिलकर बना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है वो ग्लैंडुलर होती है, और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करती है कि बहुत सारी चीजों का सिक्रेशन करता है, मतलब सीमेन बनाता है। स्पर्म यहाँ से मूव करके जाएगा, स्पर्म का मूवमेंट जो होता है, जो वास डिफरेंस होता है उसके अंदर जो वाइब्रेशन मूवमेंट होता है उसके कारण स्पर्म मूव करके जाता है और सेमाइनल वेसिकल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे ग्लैंडुलर सिक्रेशन लगभग 60 से 70% सिक्रेशन जो होता है सीमेन का वो इसी जो है सेमाइनल वेसिकल से होता है, और सीमेन का 60 से 70% इससे बनता है। और फिर जो है आगे एक ग्लैंड होती है, ये जो है आपका सेमाइनल वेसिकल हो गया, और दूसरी ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाती है, जिसका जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी क्या होता है, एल्कलाइन पीएच का होता है। ये भी एल्कलाइन पीएच का होता है। सेमाइनल वेसिकल का भी फ्लूइड जो है सेमाइनल फ्लूइड भी। और यहाँ पे जो है क्या होता है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है इसमें जो है ये जो है क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। स्पर्म हाईली मोटाइल और फंक्शनल हो जाता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड से मिलने के बाद। और इसके आगे देखेंगे तो ग्लैंड होती है जिसका नाम ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड होती है, इसका नाम है काउपस ग्लैंड, या इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का केवल दो फंक्शन होता है। एक फंक्शन क्या करता है, तो मतलब जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल है, ये सीमेन बनाता है। ये 60 से 70% सीमेन का पार्ट बनाएगा। लिक्विड पार्ट जो है वो आपका मतलब स्पर्म प्लस आपका जो है सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड दोनों मिल करके सीमेन बनता है। तो 60 से 70% ये बनाता है और 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है। जबकि जो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, या जिसको काउपस ग्लैंड कहते हैं, इसका जो सिक्रेशन होता है वो आपका व्हाइट कलर मतलब कि मिल्की कलर का हो, ल्यूब्रिकेबल सब्सटेंस होता है। ये भी एल्कलाइन 7.2 pH का होता है। और ये इसका दो फंक्शन होता है। एक तो जो है आपका क्या करता है कि ये क्लियरिंग करता है, जो भी चूंकि मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है, मतलब यूरिन भी उसी रास्ते से पास होता है यूरेथ्रा से, और उसी से जो होता है स्पर्म का इजैकुलेशन भी होता है। तो चूंकि यूरिन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी घट सकती है जब इजैकुलेशन होगा। अगर पूरे पाथ में यूरिन का थोड़ा भी मात्रा पड़ा होगा तो एसिडिक नेचर उसको जो है इनएक्टिव कर सकता है, उसको किल भी कर सकता है। तो ये सारा काम काउपस ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के ऊपर होता है। अपने सिक्रेशन के द्वारा ये इस पाथवे को एल्कलाइन बनाता है, प्लस जो है ये ल्यूब्रिकेशन काज करता है पेनिस का ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के समय। तो इस तरीके से आपने पूरा जो है पाथवे देख लिया। इसके अंदर सारा पाथवे, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस के बारे में हमने पूरा चर्चा कर लिया। तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे
जो है एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस जो स्पर्म के फॉर्मेशन, स्पर्म की क्वांटिटी जो है से रिलेटेड जो है जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो है और प्लस जो है आपका एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी सेल पाई जाती है जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इस टॉपिक से। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप वीडियो लेक्चर पे 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे चीजें समझ में आए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, कमेंट के थ्रू आपके कमेंट का रिस्पांस मिलेगा प्रॉपर जो है आंसर के साथ। और आपको जो है हमारे जो है वीडियो लेक्चर को देखिए और हमारी मदद करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव है, आपको कनेक्ट कर पा रहे हो जो है नॉलेज को अपने आप को, तो आप इसको जो है लाइक सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।